नमस्कार प्रिय साथियों, वेलकम टू एग्जाम वॉर। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं भारतीय संविधान के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ये एमसीक्यूज पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और अब आपकी जो आगामी परीक्षाएं हैं उनमें किस तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं, इस तरह से मैंने प्रश्नों की फ्रेमिंग की है और सभी प्रश्नों को हम प्रॉपर एनालिसिस के साथ डिस्कस करेंगे। और इन प्रश्नों की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके सारे प्रश्नों की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है हम देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कोलकाता के अंदर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो वह कौन सा अधिनियम है जिसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी कलकत्ता के अंदर? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब इसके द्वारा कलकत्ता के अंदर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, तो और कौन कौन से काम किए गए? तो आपको बता दूं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही आपका जो पहले बंगाल का गवर्नर होता था, बंगाल का गवर्नर के नाम से जाना जाता था, तो उसको बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल। अब बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो कौन बना? तो प्रथम गवर्नर जनरल बना वॉरेन हेस्टिंग्स। ये चीज आपको याद रखना है कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया और प्रथम गवर्नर जनरल जो बना वो बना वॉरेन हेस्टिंग्स। फिर दूसरी बात आपको याद रखनी है, दूसरी बात कौन सी याद रखनी है कि 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही कलकत्ता के अंदर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। अब जो सर्वोच्च न्यायालय बना तो इसमें एक मुख्य न्यायाधीश की भी जरूरत पड़ेगी। मुख्य न्यायाधीश की जरूरत पड़ी तो इसमें एक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया जिनका नाम था एलिजा इम्पे। तो इनका नाम आपसे पूछा जाता है परीक्षा में कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो कलकत्ता के अंदर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की, इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसके मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे। इनका नाम आपको याद रखना है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। अब चर्चा करते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की अनुमति दी गई थी? तो वो कौन सा आपका अधिनियम था जिसके द्वारा भारतीय विधान परिषद था हमारा जो, तो उसको बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो वो था 1892 का अधिनियम था, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इसके द्वारा भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई थी। अब ये तो हो गई एक बात। तो अब बात बताते हैं कि इसी अधिनियम के द्वारा और कौन कौन सी बातें की गई थी, उनको हम देखते हैं। तो देखिए, भारत परिषद अधिनियम 1892 की अगर बात करें तो पहली बात आपको याद रखनी है कि भारतीय विधान परिषद को एक तो प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। दूसरी बात है कि इसी अधिनियम के द्वारा वार्षिक बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई थी भारतीय विधान परिषद को। तीसरी बात आपको याद रखनी है कि भारतीय विधान परिषद अधिनियम इसी के द्वारा निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई थी। भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा ही निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई थी, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था, इनमें से कौन सा अधिनियम है जिसके द्वारा की गई थी? तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा मार्ले मिंटो एक्ट 1909। मार्ले मिंटो एक्ट 1909 के द्वारा ही भारत के अंदर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। 1909 के अंतर्गत और क्या क्या किया गया था इसको हम देखते हैं। तो 1909 का जो अधिनियम आया उसको कहा जाता है मार्ले मिंटो सुधार या मार्ले मिंटो एक्ट। इसी एक्ट के द्वारा मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल बनाया गया। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि इसी अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। और मार्ले मिंटो एक्ट 1909 के अंतर्गत ही केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायी शक्तियों को बढ़ा दिया गया। तो तीनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं और तीनों पॉइंट्स आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? तो भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई और कौन से अधिनियम के द्वारा की गई, ये आपको बताता हूं। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा की गई। ऑप्शन डी सही आंसर है, ये चीज तो आपको याद रखना है। अब कब की गई वो आपको बताता हूं। तो देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो जो संघीय न्यायालय था
इसकी स्थापना कब की गई? 1 अक्टूबर 1937 को। कब की गई? 1 अक्टूबर 1937। ये डेट पूछते हैं, आपको याद रखना है। अब संघीय न्यायालय बना तो उसमें मुख्य न्यायाधीश की जरूरत पड़ी, तो मुख्य न्यायाधीश जो बने वो बने इसके मॉरिस गेवर। कौन बने? मॉरिस गेवर। और 1 अक्टूबर 1937 को संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। किसके द्वारा? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। देखते हैं अब अगला प्रश्न। तो भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया? तो अभी मैंने आपको बताया 1 अक्टूबर 1937 का। 1 अक्टूबर 1937, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, 1937। नेक्स्ट है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? द्वैध शासन, ये वर्ड क्या है आपको बता दूं। द्वैध शासन यानी कि दोहरा शासन, यानी कि जब दो शासक एक ही समय पर अपनी सत्ता या अपनी शक्तियों का संचालन करते हैं तो उसे द्वैध शासन कहते हैं। ये द्वैध शासन किस अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया? तो आपको बता दूं, ये स्थापित किया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। भारत सरकार अधिनियम 1935। अब हम एक दो बार देख चुके हैं कि भारत सरकार जो अधिनियम है 1935 बार बार आ रहा है, तो इसके द्वारा काफ़ी कार्य किए गए। तो हम कुछ जो महत्वपूर्ण है उन पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 की अगर बात करें तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो संघात्मक सरकार की स्थापना की गई इसके द्वारा। इसके द्वारा ही केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई, आपको याद रखना है। तीसरी बात है, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना पर स्वायत्त शासन की स्थापना की गई। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। प्रांतीय विधानमंडल की स्थापना की गई और भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ही केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का बंटवारा किया गया, शक्तियों का विभाजन किया गया। नेक्स्ट है, इसी अधिनियम के द्वारा आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई और इसी अधिनियम के द्वारा अभी मैंने आपको बताया था संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जो कि 1937 में की गई थी। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया है? तो केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, अभी आपको बताया था। अगला प्रश्न है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार भारत द्विसदनीय कब बनाई गई? तो हमारी जो भारतीय विधान पालिका थी इसको प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो द्विसदनीय बनाया गया आपका कब बनाया गया? तो ये 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा बनाया गया था। 1919 भारत सरकार अधिनियम एक बार हम देख लेते हैं। तो देखिए, इसे जो 1919 का आपका अधिनियम था, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो अधिनियम था इसके द्वारा प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन शुरू किया गया और पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। ये आपको याद रखना है, या ये प्रश्न आपसे पूछा गया, द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के द्वारा। और द्वैध शासन की शुरुआत की गई इसके द्वारा और प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की गई और केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान भी 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के द्वारा ही की गई। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित की गई है किस अधिनियम के द्वारा? 1909 का, 1935 का, 1919 का या फिर 1947 का, किस अधिनियम के द्वारा? तो आपको बता दूं, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रपति जो अध्यादेश देता है इसका आर्टिकल होता है आर्टिकल 123। और आपसे अगर पूछा जाए कि राज्यपाल का अध्यादेश कितना है, तो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है आर्टिकल 213 के द्वारा। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। अब अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा मिली थी उनको, ये आपसे पूछा गया है। तो ये भी इसका सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश देने की शक्ति मिली थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। अगर आर्टिकल पूछा जाए तो आर्टिकल 123 और राज्यपाल का अगर आर्टिकल पूछा जाए तो राज्यपाल का होता है आर्टिकल 213। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत दिया गया है? संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत किसमें है? तो ये भी 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है इसी के अंदर आपका संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है ये क्यों महत्वपूर्ण है?
इसका महत्वपूर्ण होने का कारण आप आई थिंक आप जान ही चुके होंगे, तब से 1935 का अधिनियम चल रहा है। इसका जो प्रमुख कारण है, पहले तो इसका आंसर जान लेते हैं कि क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भारत का जो वर्तमान में संवैधानिक ढांचा है, हमारा जो भारतीय संविधान है, इसका मैक्सिमम या फिर हम कहें कि बहुत ज़्यादातर जो संवैधानिक ढांचा है वो 1935 के अधिनियम के ऊपर ही आधारित है। तो इसलिए भारतीय संविधान का यह प्रमुख स्रोत है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? बर्मा जो कि आज म्यांमार के नाम से जाना जाता है, तो ये भारत से कब अलग हुआ है और कौन से अधिनियम के द्वारा अलग हुआ? तो आपको बता दूं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा अलग किया गया। और अलग कब हुआ? तो अलग आपको बता दूं 1937 में ये अलग हो गया था भारत से, बर्मा यानी कि म्यांमार। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा बर्मा भारत से अलग हुआ। अगला प्रश्न है, इन व्यक्तियों में से कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था? कौन नहीं था? तो कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। ये तीनों तो थे, जबकि विलियम जो वुड हैं ये कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। कैबिनेट मिशन ये 1946 में भारत पहुंचा। 1946 में मिशन के तहत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। ये देखिए, अगला प्रश्न आपसे यही पूछा है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था किसके अंतर्गत? तो आपको बता दूं, ऑप्शन सी सही आंसर है इसका, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। अभी आपको बताया था मैंने, कैबिनेट मिशन जो कि 1946 के अंदर भारत आया था, इसी के तहत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपसे स्थायी अध्यक्ष पूछा है, तो स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और सच्चिदानंद सिन्हा ये अस्थायी सदस्य थे। ये अस्थायी सदस्य थे, सबसे पहले इनको ही बनाया गया था। उसके बाद जब दूसरी बैठक हुई थी उसमें राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य बनाया गया था। तो क्या है ये कहानी, पहले देखते हैं। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को होती है। अब इसमें अस्थायी सदस्य बनाया जाता है किसको? सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। उसके बाद दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। इसके जो स्थायी सदस्य हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और संवैधानिक सलाहकार बनते हैं BN राव यानी कि बेनिगल नरसिंह राव। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो प्रथम बैठक की पूछा है। प्रथम बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। अब 9 दिसंबर 1946 को अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? अस्थायी आपको अभी बताया, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए थे। तो अध्यक्षता इन्होंने की। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष पूछता है आपसे। स्वतंत्र ये वर्ड आपको याद रखना है। तो स्वतंत्र पूछा जाए तो इसके संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी से आपसे एक प्रश्न और पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, ये पूछा जाता है पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी हुई। तो 3 पॉइंट्स इनके याद रखने हैं, पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के, और स्वतंत्र भारत के ही संविधान के अध्यक्ष बनाए गए थे सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई? तो 9 दिसंबर 1946 को की गई। किसमें है? ये है ऑप्शन बी में, 9 दिसंबर 1946 सही आंसर हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो ये अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, बाकी बात एक ही है। इसमें भी वही पूछ रहा है कि स्थापना कब हुई या गठन कब हुआ, या हम बोलें कि प्रथम बैठक के साथ संविधान की शुरुआत कब से हुई। तो ये भी आपका मंथ दिया है और ईयर, तो दिसंबर 1946 यानी कि 9 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। सही तिथि कौन सी है? 26 नवंबर 1949, या फिर 5 दिसंबर 1949, या फिर 24 जनवरी 1950, या फिर 25 जनवरी 1950? इनमें से कौन सी है? तो इसकी सही तिथि है 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 ये भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की एकदम सही तिथि है। तो आइए इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स देखते हैं।
तो संविधान सभा का जो निर्माण हुआ था उसमें टोटल समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कुल अधिवेशन 11 हुए थे। जो आखिरी अधिवेशन आपका 11वां हुआ, उस अधिवेशन का जो अंतिम दिन था वो था 26 नवंबर 1949 और संविधान सभा की उसके बाद अंतिम बैठक की गई 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे आपको थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था। क्या अंबेडकर जी थे, या राजेंद्र प्रसाद, या बी.एन. राव, या फिर के.एम. मुंशी? तो आपके संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव, यानी कि बेनेगल नरसिंह राव। इनको भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा कब अंगीकृत किया गया? तो इसको संविधान सभा के द्वारा कब अंगीकृत किया गया, या फिर हम बोलें कि हमारे भारतीय लोगों के द्वारा कब इसको स्वीकार किया गया था? तो ये किया गया था 26 नवंबर 1949 के दिन। कब? 26 नवंबर 1949 के दिन। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, 26 नवंबर 1949। अगला प्रश्न है, संविधान कब लागू किया गया? तो फाइनली भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर हमने संविधान निर्माण तक जितने भी प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं सभी को हमने डिस्कस किया। अब आपके पास पॉलिटी की कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक हो उसको लगाइए, ज़्यादातर प्रश्न आपसे बन जाएंगे। और अगर आपसे कोई भी प्रश्न नहीं बनता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं, तो उसका आंसर मैं आपको दे दूंगा। और इन प्रश्नों की अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है। तो वहाँ पर आप लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके सारे प्रश्नों की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और जितने भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लें ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। चलिए तो वीडियो को एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।